नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं सृजन टेस्ट टू बेबी सेंटर की डायरेक्टर और डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। वेलकम टू अवर चैनल मैम। नमस्कार शाहीन, नमस्कार व्यूअर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और आजकल ये बीमारियां हर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में पाई जा रही है। कैंसर का सबसे अच्छा इलाज है उससे बचाव। और चूंकि मैम बांझपन विशेषज्ञ हैं तो हम मैम से जानेंगे कि महिलाओं में कैंसर की बीमारियां किस तरह से पनप रही हैं, उनके लक्षण और उनके क्या है बचाव। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई महिला कैंसर पीड़ित है और भविष्य में वो माँ बनना चाहती है तो क्या वो रिकवर होने के बाद में माँ बन सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा? थैंक यू शाहीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एंड मैं आपको दोबारा इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा हूँ। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ और 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन इसको नहीं कहा जा सकता, बेसिकली जब हम कोई डे सेलिब्रेट करते हैं या आप कहें उसको रिमेम्बर करते हैं तो उस दिन क्या होता है, उससे जुड़ी बहुत सारी पहलुओं पे डिस्कशन होता है, बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आती हैं और समाज को एक जागरूकता आती है कि हमें अगर कैंसर है या कैंसर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ज़्यादा काम बांझपन का है, लेकिन कैंसर, फीमेल कैंसर में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंडिया में है वो सर्वाइकल कैंसर है, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जी। साथ के साथ में ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। और डेफिनेटली आप अगर इंसिडेंस की बात करें, मतलब कैंसर कितना बढ़ता जा रहा है, क्यों? लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस, लेट मैरिज, बच्चे ना होना, इन सब चीज़ों की वजह से कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। पर डेफिनेटली हमने काफ़ी चीज़ों में तरक्की की है, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। मतलब आज की डेट में आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स मिल जाएंगे। हम उनको बहुत बार बुलाते भी हैं एंड वी जस्ट मेक ए सेमिनार ऑन देम की जो कैंसर पे विजय पाके वापस लौटे हैं जी। इसका कारण क्या है? हमारी सोसाइटी ग्रो करी, अवेयरनेस है, जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है और लेटेस्ट फैसिलिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे समाज में कैंसर सर्वाइवर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं जी। कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, पर पैरेलल में कैंसर सर्वाइवर का जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। मतलब कैंसर के नंबर्स तो बढ़ ही रहे हैं पर कैंसर से निजात भी जल्दी मिल जा रहा है जी। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर कैंसर से जो लोग बच गए हैं तो उनको जिंदगी तो अच्छी चाहिए ना, दे नीड ए हैप्पी लाइफ। और चूंकि कैंसर जो है आजकल कम एज में भी देखने को मिल रहा है जी मैम, तो अब ये जो तबके का वर्ग है जिसने कैंसर को झेला और उसके बाद उससे जिंदगी पाई और अब उनको अगर परिवार स्टार्ट करना है जी तो वो क्या करें जी? ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, हर प्रजानु, हर इंसान या हर कीड़े मकोड़े आप बोले जो भी इस धरती पे आता है उसको लगता है कि मैं तो ना रहूं पर मेरे जो जीन्स है वो सर्कुलेट होता है जी मैम, बिल्कुल। तो उनको लगता है कि ठीक है, मैं तो अब सर्वाइव कर गई, लेकिन मेरी फैमिली कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा रोकती हूँ और ये बताती हूँ कि सपोज एक ना आप कह सकते हो ऑन्को फर्टिलिटी, ये एक नई डेवलपमेंट है, एक नया डिपार्टमेंट है। ऑन्को मीन्स कैंसर और फर्टिलिटी मीन्स आपके जो प्रजनन क्षमता है जी। तो नॉर्मली जो भी कैंसर के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एक ये डिपार्टमेंट मोस्टली एस्टैब्लिश्ड है और इनकी जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ एक ट्यूनिंग होती है। सपोज एक कैंसर पेशेंट आपके अस्पताल में चल के आ रहा है, उनकी फैमिली कंप्लीट है, दैट्स वेल एंड गुड, पर अगर वो यंग पेशेंट है, उनको आगे बच्चे करने की चाहत है जी, तो उनको इमीडिएटली वो जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे से टच में आते हैं कि वी हैड सो एंड सो पेशेंट्स और इनके बच्चे भी नहीं हैं और ये आगे इनके बच्चे की भी चाहत है। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आप कैंसर का इलाज करते हो तो आपको कीमोटॉक्सिक ड्रग्स या रेडियोथेरेपी या सर्जरी कुछ ना कुछ वे में जाना पड़ता है जी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्रजनन क्षमता पे बुरा असर डालती है जी मैम। तो इसका क्या सॉल्यूशन है जी मैम? देखिए, जो पेशेंट कैंसर अगर सडनली किसी को डिस्कवर होता है तो ही और शी इज इन ए स्टेट ऑफ शॉक डेफिनेटली।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ए वेरी गुड काउंसलिंग। सबसे पहले आपको इनिशियल प्राइम ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी द इनिशियल कॉज, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होगा। और अगर वो पुरुष है, मेल है, और सपोज किसी और जैसे यंग एज में कुछ लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, ये सारे कैंसर्स बड़े यंग एज में होते हैं, कुछ ओवेरियन कैंसर्स भी कम एज में होते हैं। तो ऐसे मरीजों को जहाँ अगर मेल है तो आप स्पर्म फ्रीज कर लें, दैट्स ए वेरी इजी ऑप्शन। बस थोड़ी काउंसलिंग के बाद आप वो पेशेंट्स हमारे सेंटर पे आते हैं, उनको मास्टरबेट करना होता है और स्पर्म सब फ्रीज कर लेते हैं और उसको स्टोर करके उनको जैसे बैंक में स्टोरेज के साथ उनको एक नंबर दे दिया जाता है। जब वो रिकवर होके आएंगे तो वो सीमेन सैंपल को यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर मेल्स इट इज़ ए बिट ईजियर प्रोसीजर, पर फीमेल्स होती हैं अगर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और उनको प्रेगनेंसी आगे करना पड़ सकता है, यंग एज की फीमेल्स हैं जी, तो उस केस में अंडाणु मतलब एक्स, उसका संरक्षण का हम लोग सलाह देते हैं। और ऑलवेज इन टच विद द ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके पास कितना टाइम है जी, कौन से ट्रीटमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, हम जो ये ट्रीटमेंट करेंगे उनके अंडाणु को संरक्षित करने के लिए, उससे क्या उनके कैंसर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो इस मेंटल स्टेट में है क्या, वो इस कॉस्ट को बियर कर सकती हैं क्या, ये सारी पहलियाँ सबसे पहले डिस्कस की जाती है। बस द मेन प्रायोरिटी इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर फर्स्ट। और अगर समय परमिट कर रहा, अगर चीज़ें परमिट कर रही, अगर ये अंडाणु संरक्षण से उनके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा उनके कैंसर पे, तभी हम इसके लिए जाते हैं जी। बहुत अच्छी बात बताई मैम हमारे दर्शकों को। अच्छा मैम, जो अंडाणु प्रिजर्व की बात की आपने, ये इसका प्रोसेस कैसा होता है, कैसे हम उसको प्रिजर्व करते हैं और ये कब तक के सुरक्षित रह सकता है? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल किया साइन। अब थोड़ा सा अगर ऑन्कोलॉजी से या कैंसर से मैं हट भी जाऊँ तो मैं बताऊँ, जो फ्रीजिंग होती है वो दो तरीके से होती है। मेडिकल फ्रीजिंग होती है जिसकी मैंने अभी बात की आपको कि हम स्पर्म्स को भी फ्रीज कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है सोशल फ्रीजिंग जी। सोशल फ्रीजिंग की बात अगर हम करें तो सपोज कोई लड़की है 28 ईयर्स ओल्ड और अभी उनका कैरियर थोड़ा पीक पे है, उनको लगता है कि अभी मैं शादी हो गई भी गई है तो अभी मैं बच्चे ना करूं, मैं थोड़ा वेट कर लूं, मेरा ये एग्ज़ाम हो जाए, ये पोस्ट पे मैं पहुंच जाऊं, फिर मैं प्लान करूं। तो उस केस में क्या है कि फॉर सोशल फ्रीजिंग में बात करें, डेफिनेटली दे हैव द राइट्स। देखो, आप 26 साल या 28 साल या 30 साल में जो अंडे प्रिजर्व करते हैं जी, वो उसी स्टेज में, उसी एज में ब्लॉक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। जैसे हम KBBC में सुनते थे ना, लॉक कर दिया जाए, वैसे वो उसी एज में लॉक हो जाते हैं। उस अंडे की एज वही 26 या 28 या 30 साल होती है। अच्छा। महिला की उम्र तो बढ़ती जाती है जी, पर वो एक्स जो है वो 28 ईयर्स में लॉक हो जाता है। अब फायदा क्या है, आप 32 साल के हो लेकिन आपके अंडे जो है वो 28 साल के हैं जी। और डेफिनेटली आपको पता है कि जितनी एज कम होती, अंडाणु अच्छे होते और प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते। 32 साल, 35 साल, 36 साल, 38 साल, अंडाणु के नंबर्स भी कम हो रहे, उनकी क्वालिटी भी पुअर हो रही और इससे उनके बच्चे पे कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट के भी चांसेस होते हैं। तो अगर कोई महिला या लड़की, महिला का मतलब है शादीशुदा औरत और लड़की का मतलब है वो 28 ईयर्स की है पर उसको पार्टनर ही नहीं मिला, शी इज नॉट हैप्पी, अभी तक उसको अपने लायक कोई पुरुष नहीं मिला, तो दोनों ही केस में हम उनको सोशल फ्रीजिंग का ऑप्शन देते हैं कि आप अपने अंडाणु को संरक्षित करा लें और जब आपकी इच्छा हो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या आप कंफर्टेबल हो तो आप उसी स्टेज में उसको निकाल के हम लोग उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि इनफर्टिलिटी के फील्ड में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये एक्चुअली ये प्रोसेस काफ़ी 10-12 साल से हो रहा, पर उसे फ्रीजिंग के लिए जो मीडिया और जो हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई, तो इसलिए ये काफ़ी चलन में आ गया क्योंकि हम उससे रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। तो सोशल फ्रीजिंग सेम इसी तरीके से कोई फीमेल अगर कैंसर से पीड़ित हो गई है और उनके जो कैंसर वाले सर्जन या डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इनके पास 8-10 दिन का टाइम है, आप इसमें इनके अंडाणु को संरक्षित कर सकते हैं, तो हम उनको सेम प्रोसेस में सेम अंडाणु को इंजेक्शन दवाइयों के थ्रू निकाल के संरक्षित कर सकते हैं। ठीक।
अच्छा मैम, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, जी उस कीमोथेरेपी की प्रोसेस के बाद में कोई महिला के माँ बनने की कितनी प्रतिशत क्षमता बची रहती है? मतलब उनमें वो कैपेसिटी है कि वो माँ बन सके? हाँ, देखिए कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है डेफिनेटली टॉक्सिक ड्रग्स होते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, मतलब कैंसर सेल्स को ब्रेक करने के लिए दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टॉक्सिक ड्रग तो हैं ही। जी पर अगेन इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो माइल्डली टॉक्सिक होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ सीवियर। तो अब आपको अपने कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जो कीमोटॉक्सिक ड्रग्स देते हैं उनसे एक बार डिस्कस करना पड़ता है कि कितना टॉक्सिक है, मॉडरेटली, माइल्डली, सीवियर। जी कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ के जो जैसे आपने दिया तो उनका इफेक्ट जो है वो 6 मंथ में वियर ऑफ हो जाता है, सेल्स वापस। देखो ये अंडाणु और शुक्राणु का तो डेली प्रोसेस होता जी। है। एक स्पर्म्स को बनने में अराउंड 90 डेज, 65 टू 90 डेज लग जाते हैं। जी तो इस अब जो तो बहुत बार ये जो जर्म सेल्स हैं उस पर इफेक्ट नहीं करते कुछ सेल्स, कुछ ड्रग्स कुछ जी। करते भी हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना टॉक्सिक ड्रग के साथ आप काम कर रहे हैं। जी। इसीलिए अगर इसके में अगर टाइम परमिट करता है तो आप फ्रीज करा लें। मेल्स के लिए बहुत इजी है। बात ये होती है कि कैंसर के बाद हर इंसान हिल जाता है, तो उनका मेंटल लेवल कैसा है, वो स्पर्म्स फ्रीज करा सकते नहीं करा सकते। फीमेल्स के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, 8 डेज 10 डेज भी स्पेयर करना, पर मेल्स के लिए थोड़ा इजी है। काउंसलिंग अच्छी चाहिए। तो कीमोटॉक्सिक ड्रग्स कितना नुकसान करेंगे ये आपके ड्रग्स जो लग रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जी। अच्छा मैम, आपके हिसाब से ऐसी कोई तकनीक है जिससे प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखा जा सके? अब सपोज मान लो कोई कीमोथेरेपी स्टार्ट हो रही है जी। या कोई रेडिएशन दे रहे हैं, जी। तो आजकल सेलेक्टेड रेडिएशन देते हैं, बाकी एरियाज को कवर कर देते हैं। जी। कि नहीं आपके ओवरीज को हम प्रोटेक्ट कर दें और सील्ड लगा दें, ऐसी चीज़ें। कुछ हम लोग मेडिकल इंजेक्शंस भी आते हैं जिससे सेल्स को हाइबरनेट कर देते हैं। जैसे कुछ GnRH के इंजेक्शंस होते हैं, जैसे आप देखते हो कि फ्रॉग को आप वो सर्दियों में हाइबरनेट हो जाता है, कहीं बिल में चला जाता है, हाइबरनेशन। वैसे ही जो सेल्स होते हैं ये जर्म सेल्स हैं, ये ग्रो करते हैं, फिर अंडे बनते हैं। वैसे ही स्पर्म्स के भी सेल्स ग्रो करते हैं। तो कुछ इंजेक्शंस ऐसे आते हैं जिससे कि इनको हम लोग हाइबरनेट कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ कीमोटॉक्सिक ड्रग्स और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेडिएशन। पर फिर भी दुष्प्रभाव तो रहता है। जी रहता है। जी। अच्छा मैम, आजकल कम एज में महिलाओं को 30, 35, 40 में बच्चेदानी का जो कैंसर हो रहा है, ये क्या उनकी जीवन शैली में जो परिवर्तन या खान पान, तो उसके लिए हमको क्या प्रॉपर डाइट लेना चाहिए? ऐसे कुछ सुझाव दीजिए दर्शकों को हमारे। बच्चेदानी का कैंसर 2 तरीके का होता है। एक तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जी। और दूसरा यूट्रस, मतलब आप एंडोमेट्रियम बोलेंगे, सर्वाइकल कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। अब 1 दशक पुरानी बात करें तो इंडिया वाज द हब ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जिसका मेन रीजन क्या होता था? मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल अबॉर्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब क्या है, हम थोड़ा अपग्रेड हो गए, वी आर टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज, सो वी आर टेकिंग आपके पैपिलोमा वायरस के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आ गई हैं जो HPV इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। अब उससे थोड़ा सा कैंसर का इंसिडेंस कम हुआ। अभी 1 बच्चे या 2 बच्चे, मेडिकल पिल्स आ गए, बहुत सारे अबॉर्शन रेट्स, मतलब सर्वाइकल हैंडलिंग थोड़ी कम हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सर्वाइकल कैंसर रेट्स बहुत कम हुआ है या इक्वली। पर क्या है कि एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ रहे हैं। क्यों? फैशन, वी आर टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, लेट मैरिज, मल्टीपल ओरल पिल्स, एक्सपोजर ऑफ हार्मोन्स, और आप कह सकते हो कि बच्चे अभी नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनके प्रिवेंशन के लिए एक तो है कि आप टाइमली चेकअप्स कराते रहें। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सर्वाइकल इरोजन है, क्रॉनिक सर्विसाइटिस है, पैप स्मेयर कराते रहें, प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट लेते रहें, बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्शन कर लें तो आपको यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं होती। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट आ गए हैं, वो आप कर सकते हो। और प्लस लाइफस्टाइल की बात करें तो डेफिनेटली देखो, हेल्दी लाइफस्टाइल इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरीथिंग, जी, लाइक सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो,
आपके मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, आपका इन्फेक्शन नहीं है, आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, दैट्स ऑल्सो लाइफस्टाइल। जी यू कांट से कि नहीं वो लाइफस्टाइल, और आप एक हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थ भी मेंटेन कर रहे हैं, डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं, आपका BMI वगैरह अच्छा है, तो डेफिनेटली वी आर प्रिवेंटिंग द थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम डाइट्स, सम फूड्स विच प्रिवेंट कैंसर, लाइक एंटी कैंसर बोलते हैं। तो आप हेल्दी फूड्स लाइक ब्रोकोली, ऑलिव्स, दे आर वेरी गुड, फिश दे प्रिवेंट्स। तो ये सारी चीज़ें अपने डाइट में रखें, ऑयल्स, फैटी, ट्रांस फैटी सबका कंजम्पशन आप कम करें, तो वी कैन लीव ए हेल्दी लाइफ। इक्वली इफ यू आर टॉकिंग, वी आर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द वर्ल्ड कैंसर डे, लुक BP, शुगर, MI, दे आर टेकिंग लाइफ ऑफ 32 मतलब अभी परसों की इंसिडेंस है, 32 ईयर रेडियोलॉजिस्ट एक्सपायर विद मैसिव MI। तो आपको लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा फॉर प्रिवेंशन, आइदर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर और फॉर योर BP, शुगर एंड एवरीथिंग, सो इट्स मस्ट टू बी डन। जी मैम, लेकिन आजकल का जो खान पान है उसको देखते हुए तो ये डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो उसके साथ और क्या करना चाहिए? जैसे हमें कोई एक्सरसाइज हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो महिलाएं हमारा शो देख रही हैं उनको थोड़ा सा आप बताएंगे कि इनके लिए प्रॉपर डाइट, जो भविष्य में संभावनाएं कम रहे कैंसर की, या और कोई बीमारियां, कैंसर के अलावा भी महिलाओं में बहुत सी बीमारियां मतलब पनपती हैं। जी, यू आर परफेक्टली ऑलराइट साइन। देखो अभी मैं ना परसों ही एक अपने पेशेंट से बात कर रही थी, तो मैं बोली योगा करती है क्या तू? तो बोली नहीं मैडम, टाइम ही नहीं मिलता। जी ठीक है, तो आई जस्ट मैं सुबह उठती हूँ, फिर जल्दी ये करी, ऑफिस गई, ब्ला ब्ला है ना। जी तो आई जस्ट टोल्ड कि देखो फिर मैं बोले खाती क्या हो? एक्चुअली वी हैव मॉडर्नाइज अस सो मच। आप पुरानी लाइफस्टाइल देखेंगे तो वो आप, हम लोग अभी जिम में ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप देखोगे वो एक, अगर पुराने ज़माने के लोग देख लेंगे तो वो चावल को सूप से फटकते थे, दैट वाज इटसेल्फ एक्सरसाइज फॉर सोल्जर्स, जो हम लोग अभी जिम में जाके ऐसे ऐसे करते हैं। जी वो जाता, सॉरी वो क्या, सिल एंड लोढ़ा, मसाला पीसना। आजकल मशीनरी चीजों ने मतलब बीमारियों को बढ़ा दिया है। मिक्सी चलती है, तो एवरीथिंग जो हम लोग जिम में जाके करते हैं वो पहले घर में होता था। जी बिल्कुल। तो अगर आप घर में नहीं कर सकते तो आपको कहीं ना कहीं तो वो काम करना पड़ेगा। आप जिम में करें, एक्सरसाइज करें, जुम्बा। पहले लोग कपड़े ऐसे ऐसे धोते थे, तो दिस वाज ए ग्रेट एक्सरसाइज। आपने बाल्टी उठाया, आप छत में कपड़े डाले, आप फोल्ड किए, तो आप जिम में करो ऐसे 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 पुशअप्स करो। दैट द सेम थिंग वी आर डूइंग, अर्लियर द फीमेल्स वर डूइंग। तो आइदर यहाँ करें या वहाँ करें, वी हैव टू गो ऑल दिस थिंग्स, वो करना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम थिंग, आई जस्ट वांट टू से माय व्यूअर्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू गो इनसाइड। अपने अंदर जाना पड़ेगा। अपने अंदर जाने के लिए आपको हाफ एन आवर अपने लिए स्पेंड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू सिट क्वाइट एंड जस्ट थिंक नथिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने उसको रिवाइंड करना पड़े, बहुत ज़रूरी है। That's important because mental health is harassing us much more than the physical health. We have become very physically very sound. अब सब लोग जिम जाते हैं, सब लोग boiled vegetables खाते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, पर we are not thinking about our mental health because we have become very learned, we become very smart, we have become very intelligent. Google and all have become everything. सबको सब कुछ पता होता है, पर यहाँ की मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स निकाले, जहाँ पे आपको कोई मीटिंग के बारे में नहीं सोचना है, कोई घर के काम के बारे में नहीं सोचना है, कोई प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचना है, कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। यू हैव टू जस्ट रिवाइंड योरसेल्फ। बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपको नहीं, कैसे नहीं सोचूंगी, फिर याद आ जाता है। तो जस्ट सिट क्वाइट एंड जस्ट रिमेंबर एनीथिंग, लाइक सपोज यू फील ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, so you were just uttering and you were thinking nothing. जी। तो आपका दिमाग खाली है, तो एटलीस्ट इसको भी तो थोड़ा सोने दो, रेस्ट करने दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन लिव ए हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। जी, पीसफुल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। जी। तो ये थी सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर और डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम, जिन्होंने हमें महिलाओं में होने वाले कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के बारे में, उनके लक्षण और उससे बचने के उपाय बताए, और जीवन शैली में हमें कैसे परिवर्तन करना है उसके बारे में जानकारियाँ दी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू साइन फॉर शेयरिंग दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू व्यूअर्स, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ग्रैंड न्यूज़। जी।